एडुडीरिया द्वारा प्रकाशित यह करंट अफेयर्स की नई वार्षिकांक आई है 2023 का, जिसमें आप 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखिएगा। इस वार्षिकी में जो आपको 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इंक्लूड किए गए हैं। साथ में केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, यह सभी भी इसमें इंक्लूडेड है। आज हम फटाफट 100.com अध्याय 1 से शुरू करेंगे, पेज 5 से, और इसके साथ केंद्रीय बजट 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, आर्थिक समीक्षा, इन सभी टॉपिकों को कवर करते हुए आज हम लोग वन लाइनर तक इसे ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में। यह सभी जो है इसके सूची हैं, आप लोग देख लीजिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट वगैरह हम लोग इसमें जो है आपको पेज 102 तक कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका फटाफट 100.com 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 से प्रश्न है, दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया? तो केरल हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के एक बीज फॉर्म को घोषित किया गया? केरल के। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया? तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया? मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। और किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था? तो ऑप्शन आपको तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 में है राज्य ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन मध्य प्रदेश किया है, और राज्य सरकार जो ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश लाया गया था तमिलनाडु है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बना? तो कल्याणी फोरेस्टा। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा बना। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? महू मध्य प्रदेश में। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन महू मध्य प्रदेश में किया गया। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना? धर्मदम केरल। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम केरल राज्य का बना है। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। 10 नंबर है आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? चेन्नई तमिलनाडु में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपको कहाँ विकसित किया जा रहा है? चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय बना। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन बनी? लॉन्स नायक मंजू। भारत की पहली महिला सैनिक नायक स्काई ड्राइवर आपको लॉन्स नायक मंजू बनी। 14 नंबर है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बेंगलुरु से हुई। यह दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कि बेंगलुरु से शुरू हुई। जबकि 15 नंबर में आपका प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? हावड़ा पश्चिम बंगाल से। अगर दक्षिण भारत की पूछे तो बेंगलुरु से, और पूर्वी भारत की तो हावड़ा पश्चिम बंगाल से। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात में। जानवरों के लिए भारत की पहली IVF मोबाइल यूनिट गुजरात राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट है, 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ओडिशा। 50 वर्ष से अधिक पुराने क्लासिक वाहनों के लिए एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना। किस राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? केरल में। केरल में जो है आपको राज्य में विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगर राज्य पूछे विश्व के पहले ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय
तो केरल। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय पूछे तो वह गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु किस शहर में बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम क्या है? पढ़क है। एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम पढ़क है। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? कोल्लम। केरल को। कोल्लम जो जिला है यह केरल में है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? कोल्लम, केरल को। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला भारतीय सेनाधिकारी कौन बनी? कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला पहली महिला भारतीय सेनाधिकारी बनी है। 26 है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेनाधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान बनी है। 27, संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो मेजर जस्मीन चड्ढा। मेजर जस्मीन चड्ढा। 28 है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो शिलोंग, मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र आपको शिलोंग, मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। 29 है, कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया? तो उस्मानाबाद जिला न्यायालय जो कि महाराष्ट्र में है। कौन सा जिला न्यायालय अपने कामकाज की प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला अदालत बन गया? उस्मानाबाद जिला न्यायालय, महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल का नाम क्या रखा गया? सुधारक केंद्र। सुधारक केंद्र जो है पहला केंद्रीय जेल है किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाली राज्य की पहली केंद्रीय जेल है। नेक्स्ट है 31 में है, राज्यसभा में उपाध्यक्षों के चैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? पीटी उषा। राज्यसभा में उपाध्यक्षों के चैनल में नामित की जाने वाली पहली महिला खिलाड़ी पीटी उषा बनी। 32 में है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव आपको वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। 33 है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम क्या है? तो न्यू पंबन ब्रिज है। न्यू पंबन ब्रिज वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का नाम है जिसकी लंबाई आपको 2.05 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 34 है आपका, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? मेघालय। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य आपको मेघालय बना। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। 36 है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की। 37 देखते हैं, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी करने की घोषणा की? इंदौर ने। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड इंदौर ने जारी करने की घोषणा की। 38 है, पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? मंगलूर में। पहली इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी आपको मंगलूर शहर में स्थापित की जाएगी। 39 है आपका, भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला? सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, महाराष्ट्र। भारत की पहली निजी कृषि मंडी स्थापित करने का लाइसेंस आपको सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, महाराष्ट्र को मिला। नेक्स्ट है 40 नंबर, ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी किस राज्य में की गई? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन के सहारे पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। भारत में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। 42 है, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल बना। बैंक दर के आधार पर सोने की कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला किस शहर में रखी गई? उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला आपको उज्जैन शहर में रखी गई। 45 है, उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। यह उत्तर पूर्व का पहला मछली संग्रहालय होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 46 है आपका, भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जा रहा है? पुणे में। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे शहर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर, किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तिरुपति नगर निगम। किस नगर निगम ने भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तिरुपति नगर निगम। 48 है आपका, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव को। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा में है, उसका पहला चांसलर अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया। 49 नंबर देखते हैं, भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? संख्या एवं प्रतिशत दोनों में जो है आपको केरल में सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? केरल में। संख्या के हिसाब से भी और प्रतिशत दोनों के ही हिसाब से संख्या में सबसे अधिक आपको केरल में है। 50 नंबर है आपका, भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मतलाई गांव, जम्मू और कश्मीर में। भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण मतलाई गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ किया जा रहा है। फटाफट 100.com में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को देखते हैं जो बहुत जरूरी प्रश्न है, उन्हें दिया गया है। 50 आपको राष्ट्रीय थे, अब बाकी अंतर्राष्ट्रीय हैं। 51 है आपका, उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। 53 है, एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन चीन देश में शुरू की गई है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन चीन में जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 54 आपका, विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस देश में शुरू की गई? जर्मनी में। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन आपको जर्मनी में शुरू की गई है, जबकि अभी हम लोग पहले देखे कि एशिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चीन में शुरू किया गया और विश्व का अगर पूछा जाए तो जर्मनी में। 55 है, मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अमेरिका बना है। 56 है, विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? स्विट्जरलैंड ने। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड ने बनाया है। 57 आपका, संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? यनम। संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम यनम है। 58 है, किस देश ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की? स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड ने अपना पहला अस्थायी ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाने की घोषणा की। 59 है, पाकिस्तान की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए इतिहास में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई? जॉयलैंड। पाकिस्तान की जो है पहली फिल्म है जो कि हिस्ट्री में पहली बार शॉर्टलिस्ट हुई 2023 ऑस्कर में, जॉयलैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। गंगा विलास जो आपको विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई जा रही है। 61 है, किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की? चीन ने। किस देश ने 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की? चीन ने। भारत ने किस देश को पहली बार
6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है बांग्लादेश ने। भारत ने बांग्लादेश को पहली बार 6 मारवाड़ी घोड़ों का निर्यात किया है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गया है? तो मारिया बारनियासा मोरेरा है, स्पेन की। वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति आपको मारिया बारनियासा मोरेरा बन गई हैं, स्पेन की हैं। यह 63 नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो अमेजन है। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमेजन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट आपको जापान का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई? अडानी ग्रीन एनर्जी। कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता बन गई? अडानी ग्रीन एनर्जी। 68 है आपका। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान का नाम क्या है? एयरबस बेलुगा। एयरबस बेलुगा है। किस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज कोष बनाने की घोषणा की गई? तो COP27 में, जो कि आपको शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। इसमें लॉस एंड डैमेज कोष बनाने की घोषणा की गई। COP27 जो है आपको कहाँ हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 15,256 फीट पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है? तो तासीगंग हिमाचल प्रदेश में है। यह तासीगंग जो है आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न जो है आपको खत्म हुए। एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्नों को देखते हैं। 71 है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद कैंट में। अहमदाबाद कैंट में जो है 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। 72 है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है? तो इनकोवैक है। इनकोवैक जो आपको इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। 75 है आपका। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। 76 में आपका भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ASWC का नाम क्या है? तो INS अरनाला। INS अरनाला नाम है। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर के ASWC का नाम INS अरनाला है। पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अरनाला। 77 है। राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है? संयुक्त अरब अमीरात का। राशिद रोवर जो है आपको संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र अंतरिक्ष यान है। 78 है। टीबी का पता लगाने के लिए किसने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया? माइलैब परीक्षण किट पुणे ने। टीबी का पता लगाने के लिए माइलैब परीक्षण किट पुणे ने स्वदेशी परीक्षण किट विकसित किया। 79 है। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है आपको। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट है साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास थल सेना किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और मिस्र के बीच। साइक्लोन 1 युद्ध अभ्यास थल सेना किन दो देशों के बीच किया गया? भारत और मिस्र के बीच किया गया। नेक्स्ट अब खेलकूद से प्रश्न है, हम लोग उसे भी देखते हैं। 81 नंबर आपका क्वेश्चन है खेलकूद से। पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी स्टेफनी फ्रेपार्ट बनी, फ्रांस की। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपको कतर में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। नेक्स्ट है पहला ICC अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? भारत ने जीता। पहला ICC अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 भारत जीता।
अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा बनी। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। भारत की तरफ से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां दोहरा शतक बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल बना। यह जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 5वां जो है दोहरा शतक बनाया है और यह सबसे युवा खिलाड़ी है शुभमन गिल। 86 है आपका, एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो ईशान किशन बने। एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन बने और ये चौथे भारतीय हैं, इनसे पहले 3 भारतीय बना चुके हैं। 87 आपका, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? तो इंग्लैंड बनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पहले दिन ही 500 रन बनाने वाली पहली क्रिकेट टीम इंग्लैंड बनी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? पीटी उषा को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को चुना गया है। 89 है आपका, भारत के लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? तो ऋतुराज गायकवाड़। भारत के लिस्ट ए क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बना। नेक्स्ट है, एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सूर्य कुमार यादव बने। एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर। 91 से जो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न शुरू हो जाता है, तो 91 देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु बना। प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना। 92 है, चर्चा में रहे कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है। 93 है, भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ओडिशा में। भारत का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण ओडिशा राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94। भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया? तमिलनाडु ने। भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। 95 है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट पहली बार किस संगठन ने जारी की? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट पहली बार विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी की। 96 है आपका, विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटा? तो मोना लाओ पिछले 38 वर्ष में पहली बार फटा और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्ष में पहली बार फटा है। कौन सा? तो मोना लाओ ज्वालामुखी। 97 है, किस राज्य ने एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल शुरू किया? तमिलनाडु ने। एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया। 98 है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने पहली हरित सौर। फटाफट 100.com के बाद अब हम लोग इसका सेकेंड चैप्टर देखते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको केंद्रीय बजट 2023-24 के शब्दों का जो है पूर्ण रूप दिया गया है। तो लाइफ का फुल फॉर्म है आपको लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। UIDF का फुल फॉर्म है आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। UIDF का फुल फॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। गोवर्धन, यह सब जो आपको यूज किया गया है बजट में गोवर्धन योजना के नाम से। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। PM प्रणाम योजना, इसका फुल फॉर्म है आपका PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ।
नेक्स्ट है पीएम विकास। पीएम विकास का आपका फुल फॉर्म है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। पीएम विकास योजना चालू की गई है, उसी में पीएम विकास है, तो पीएम विकास का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी का है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सेरोलिन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। यह आपको मिष्टी योजना का फुल फॉर्म है। पैक। पैक का फुल फॉर्म आपको प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। PACS का है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री। भारत श्री का फुल फॉर्म है आपको भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। LGD का फुल फॉर्म है लैब ग्रॉन डायमंड। LGD का फुल फॉर्म लैब ग्रॉन डायमंड। और जेम का फुल फॉर्म जन धन आधार मोबाइल। जेम का जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट है अब आपका 3rd नंबर चैप्टर, जिसमें आपको 2022-23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव दिए गए हैं। हम लोग इन्हें भी देखते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव। पहला है आपका काला घोड़ा कला महोत्सव, फरवरी 2023 में मनाया गया मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव फरवरी 2023 में मुंबई में मनाया गया। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव आपको फरवरी 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। आदि महोत्सव फरवरी 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, फरवरी 2023 में मुंबई में मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां, यह आपको फरवरी 2023 में बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव, यह मध्य प्रदेश में फरवरी 2023 में मनाया गया। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव फरवरी 2023 में महाराष्ट्र में मनाया गया। ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल आपको जनवरी 2023 में कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। तोड़गिया उत्सव जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, यह आपको जनवरी 2023 में अहमदाबाद में मनाया गया। गंगा सागर मेला जनवरी 2023 में पश्चिम बंगाल में मनाया गया। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया था जनवरी 2023 में। मेला माघी, इसे पंजाब राज्य में आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में। विज्ञान साहित्य महोत्सव जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया। अवतार महोत्सव जनवरी 2023 में राजस्थान में। परशुराम कुंड महोत्सव आपको जनवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं स्वर धरोहर महोत्सव। स्वर धरोहर महोत्सव आपको दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में मनाया गया। स्वर धरोहर महोत्सव दिसंबर 2022 नई दिल्ली। नेक्स्ट है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव आपको दिसंबर 2022 लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव दिसंबर 2022 नागालैंड में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नवंबर 2022 कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बांग्ला महोत्सव नवंबर 2022 मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल नवंबर 2022 मणिपुर में। संगाई महोत्सव नवंबर 2022 मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है संगाई महोत्सव मणिपुर में। सरस फूड फेस्टिवल। सरस फूड फेस्टिवल आपको अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में। पहलगांव पक्षी महोत्सव अक्टूबर 2022 जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव नुआखाई ओडिशा में सितंबर 2022 में। सुमंग लीला महोत्सव सितंबर 2022 मणिपुर में। बथुकम्पा फूल उत्सव, यह जो है आपको तेलंगाना राज्य में मनाया गया सितंबर 2022 में। भारत रंग महोत्सव अगस्त 2022 में महाराष्ट्र में। भारत रंग महोत्सव आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम महोत्सव अगस्त 2022 तमिलनाडु में। ओनम पर्व ओनम केरल में अगस्त 2022 में। खराची उत्सव आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। आम महोत्सव जुलाई 2022 लखनऊ में। अम्बुबाची का मेला कहाँ मनाया गया, तो असम में जून 2022 में। नेक्स्ट है आपको बेखो त्योहार असम में जून 2022 में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मई 2022 में। त्रिशूर पूरम उत्सव मई 2022 केरल में। सिरू लिली महोत्सव मई 2022 मणिपुर में। रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव असम में। माधवपुर मेला गुजरात में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है,
झारखंड में। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24, जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया, और यह जो है आपको अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल में पेश किया गया पहला बजट है 2023-24। अमृत काल के विजन क्या है? सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आर्थिक एजेंडे में जिन 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, उसमें से पहला है आपको नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा एजेंडा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा एजेंडा है आपका बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अमृत काल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडे में किन चीज़ों पर ध्यान गया है? 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला है नागरिक, विशेषकर युवा वर्गों को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। यह तीनों एजेंडा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमृत काल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं, उन 4 मौकों को हम लोग देखते हैं। पहला है आपका महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तीसरा पर्यटन। चौथा हरित विकास। वो 4 कौन कौन से हैं? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, तीसरा पर्यटन, चौथा हरित विकास। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना जो है लक्ष्य रखा गया है। सेकंड, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसे पीएम विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना है। तीसरा स्तंभ है आपका पर्यटन। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। चौथा हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस बार का बजट जो है कुल 45.03 लाख करोड़ का बजट है, और एग्जैक्ट आंकड़ा इसका 45,03,097 करोड़ का बजट। इस बार का बजट 45,03,097 करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 45,03,097 करोड़ है, जिसमें राजस्व प्राप्ति मीन्स रेवेन्यू से रिसिप्ट कितना होगा? 26,32,281 करोड़, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां होंगी आपको 18,70,816 करोड़। और कुल खर्च होने का भी अनुमान उतना ही है 45,03,097 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च आपका 35,02,136 करोड़ और पूंजी खर्च 10,09,61 करोड़ होगा। यह आपको बजट के आंकड़े हैं कि कुल 45,03 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें कुल प्राप्तियां और कुल खर्च होने का अनुमान लगाया गया। अब हम लोग विभिन्न घाटों को देखते हैं जो 2023-24 का बजट अनुमान में लगाया गया है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिक्ट जो है आपका जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुल राशि में कितना हो जाएगा? 17,86,816 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल कितना होगा? 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट जो है जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, और यह कुल कितना है? 8,69,855 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल बजट का 8,69,855 करोड़ होगा। प्रभावी राजस्व घाटा, जिसे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिक्ट कहते हैं, जिसे जीडीपी का 1.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा आपको जीडीपी का 1.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल बजट का
4,99,867 करोड़ है। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट जो है आपको जीडीपी का 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल बजट का 7,06,845 करोड़ होगा। आजकल परीक्षा में जो है सीधे सीधे आंकड़ा पूछ दिया जाता है, तो इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% जो है विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। 3.5% में से 0.5% जो है राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 17,86,116 करोड़ 17.87 लाख करोड़ लगाया गया, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ को जाता है, अब हम लोग उसे देखते हैं। बजट 2023-24 के शीर्ष 6 मद में पहला जो है उधार और अन्य देयताएं 34%, यहाँ से रुपया आएगा। माल और सेवा कर जीएसटी से 17% रुपया आता है। निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स से जो है आपको 15% रुपया आता है। आयकर इनकम टैक्स से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, जबकि सीमा शुल्क से 4% जो है रुपया आता है। रुपया कहाँ जाता है, शीर्ष 6 मद हम लोग देखते हैं। पहला है ब्याज अदायगी में रुपया सबसे ज़्यादा जाता है 20%। करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा सेकंड नंबर पे है, 18% रुपया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% रुपया खर्च हो रहा है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 9%, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी 9% ही जा रहा है। और रक्षा में जो है रुपया 8% खर्च हो रहा है। बजट 2023-24 में जो आपको 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि के भांति कार्य करती हैं। कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से नाम दिया गया है। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। यह जो है 7 प्राथमिकताएं हैं, इन्हें याद करिएगा, प्रश्न इससे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहली प्राथमिकता हम लोग देखते हैं समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फंड कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपया के लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई। उद्देश्य इसका है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। समावेशी विकास के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। श्री अन्न किसके लिए नाम लिया गया है, मोटे अनाज का नाम श्री अन्न किया गया है। भारत जो है श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत, और निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना के लिए कितने करोड़ का निवेश किया गया है, 6,000 करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आपको होगा मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना। उद्देश्य क्या होगा, मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योग को अधिक सक्षम बनाना। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का भी लक्ष्य रखा गया है। कितना करोड़, तो 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल वर्धन। इसके अंतर्गत 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और वर्ष 2047 तक
सिकल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन के लिए जो मिशन शुरुआत की जाएगी वह है क्या? इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा एवं 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नेक्स्ट प्राथमिकता जो सेकंड नंबर है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 5 सब ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने के अंतर्गत जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 5 सब ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू करेगी। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 15,000 करोड़ रुपए की राशि किसके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी? तो प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के लिए। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चलाए जा रहे हैं जिसमें 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। PM आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% वृद्धि कर 69,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। भारत साझा पुरालेख निधान जिसे भारत श्री नाम दिया गया है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। भारत श्री क्या है? आपको भारत साझा पुरालेख निधान का नाम है। नेक्स्ट है जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। प्राथमिकता तीसरी जो है अवसंरचना और निवेश। इसके अंतर्गत जो है अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए क्या किया गया है? तो 1.3 लाख करोड़ रुपये बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेलवे के लिए आपको 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। अब तक के इतिहास में रेलवे को सबसे अधिक राशि दी गई है 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से की जाएगी और शहरी अवसंरचना विकास कोष का जो है प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी और इसका प्रबंधन आपको राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग जो है टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। किसके लिए? तो UIDF की स्थापना के लिए। प्राथमिकता 4 है सक्षमता को सामने लाना। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या क्या घोषणा है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGoat कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGoat देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई की संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास 1 लाया जाएगा। एमएसएमई की संविदा निष्पादन के लिए क्या लाया जाएगा? तो विवाद से विश्वास 1। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए क्या किया जाएगा? वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। कितने लैब्स? तो 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जनविश्वास विधेयक पेश किया गया। प्राथमिकता 5 है हरित विकास। हम लोग इसे देखते हैं। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया था, जिसकी चर्चा बजट भाषण में की गई। पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए क्या शुरू किया गया है? लाइफ शुरू किया गया है और इसकी चर्चा जो आपको बजट भाषण में की गई है। नेक्स्ट है 19,700 करोड़ रुपए के लागत से शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से होगा क्या? जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। किस मिशन से? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधनों के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम किससे जुड़ा होगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखते हैं पीएम प्रणाम रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। किसे? तो पीएम प्रणाम को। वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। मैंग्रोव पौधरोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी, MISHTI। अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। प्राथमिकता 6 है युवा शक्ति। इसके अंतर्गत अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभित सुगम करना। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्यों को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। यह जो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्य हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। पर्यटन जो है, पर्यटन के अंतर्गत चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। स्वदेश दर्शन योजना क्या है आपका? तो थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए जो है स्वदेश दर्शन योजना चालू की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। कहाँ? तो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। लास्ट प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, हम लोग इसे देखते हैं। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा। किससे? तो राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना से ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFT IFFC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनी के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में क्या हुआ है? डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% का वृद्धि हुआ है और मूल्य में 91% का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपया से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 टू दी पॉइंट हम लोग इसके वन लाइनर को देख लेते हैं। मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपया मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। भारत जो है विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। भारत क्या है? विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्न है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से जो अब तक की उपलब्धियां हुई हैं उसे बताया गया है जो निम्न है। पहला है आपका, इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। तीसरा उपलब्धि है, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। PM जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए।
पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपयों का नगद हस्तांतरण किया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपया हो गई। व्यक्तिगत आयकर देखते हैं। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को अब कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैब वाले व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 कर दिया गया। पहले 6 स्लैब थे और अब 5 स्लैब है। और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया गया है। स्लैब से अब हम लोग वार्षिक आय और कर की दर देख लेते हैं। 0 से 3 लाख रुपया वार्षिक आय पे कर की दर 0 है। 3 से 6 लाख रुपये तक कर की दर 5% है। 6 से 9 लाख रुपया वार्षिक आय पे आपको कर की दर 10% है। जबकि 9 से 12 लाख रुपया पे वार्षिक आय आपको होने पे कर की दर 15% है। 12 से 15 लाख रुपया वार्षिक आय होने पे कर की दर 20% है। और 15 लाख रुपये से अगर ऊपर वार्षिक आय है तो आपकी कर की दर 30% फिक्स की गई है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य की गई है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान की गई है। पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक ही उपलब्ध है। यह जो है आपको नया वार्षिक आय और कर की दर का स्लैब है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेतन भोगियों को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान्य की गई है। और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च को देखते हैं। उसमें से टॉप 4 को देखते हैं। सबसे अधिक खर्च जो है बजट 2023-24 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया जाएगा 79,590 करोड़। दूसरे नंबर में जल जीवन मिशन योजना पर खर्च किया जाएगा 70,000 करोड़ रुपया। मनरेगा पे 60,000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना नाम से भी जाने जाता है, इस पे 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय की राशि हम लोग देखते हैं। परिवहन पे 5,17,034 करोड़ रुपया जो है आपको खर्च किया जाएगा। रक्षा पर 4,32,720 करोड़ व्यय किया जाएगा। ग्रामीण विकास पे आपको 2,38,204 करोड़ व्यय किया जाएगा। जबकि शिक्षा पे आपको 1,12,899 करोड़ व्यय किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा व्यय किस पे किया जाएगा? परिवहन पे, सेकंड नंबर में रक्षा पे, थर्ड में ग्रामीण विकास पे और फोर्थ में शिक्षा पे व्यय किया जाएगा। अब बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च देखते हैं। टॉप 5 मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पे आपको 2.41 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जबकि 4 नंबर पे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, जिस पर 2.06 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और 5 नंबर पे आपका गृह मंत्रालय है, जिस पर 1.96 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। गृह मंत्रालय जो है 5वें नंबर पर है, जिस पे 1.96 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अब एडिटोरिया का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 5 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं उसे देखते हैं। एक तरफ विषय, एक तरफ लक्ष्य वर्ष है। तो पहला है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने 2023 तक रखा है, जबकि WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य भी 2023 तक ही रखा गया है। और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य यह भी 2023 तक पूरा करने का रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक है। और 2023 तक ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। नेक्स्ट आपका 2024 में किस किस लक्ष्य को रखा गया है हम लोग उसे देखते हैं।
कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य आपको 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भी 2024 तक है। पहले यह लक्ष्य आपको 2022 तक निर्धारित था, अब 2024 कर दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, यह भी 2024 तक है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य आपको 2024 तक रखा गया है। वहीं पे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य आपको 2024 से 25 तक रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक है, जबकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024 से 25 तक है। इसे याद रखिएगा। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, यह भी 2025 तक। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। पेट्रोल में एथनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य आपका 2025 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है, जबकि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी आपको 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी भी 2030 तक रखा गया। तो 2030 तक का लक्ष्य आपका क्या क्या है? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी और भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, इन सभी का लक्ष्य जो है आपको 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य आपका 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, यह भी 2030 तक रखा गया। 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है और HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य भी आपका 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। मीन्स भारतीय रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन करेगा या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य आपको 2047 तक रखा गया। HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है आपको। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23, जो कि इसका अगला चैप्टर है। इसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा जो है हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। और आर्थिक समीक्षा 31 जनवरी 2023 को इस बार प्रस्तुत किया गया। कभी कभी डेट पूछ लेता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। किनके द्वारा? तो वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में। नोट है 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। पहला कब किया गया? तो 1950-51 में। बजट के साथ साथ कब तक प्रस्तुत होता था? 1964 तक। और 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। तो यह तीनों डेट ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि और राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया। हम लोग इसे देखते हैं।
2021-22 का अंतिम अनुमान है जीडीपी में 8.7% की वृद्धि होगी, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% रहेगा 21-22 में। 22-23 का पहला अग्रिम अनुमान है 7.0% जीडीपी में वृद्धि, जबकि 6.4% राजकोषीय घाटा होगा। 2023-24 में अनुमानित किया गया है कि 6 से 6.8% की जो है वृद्धि होगी जीडीपी में। जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? तो 6 से 6.8% की। किसके लिए? तो 2023-24 के लिए यह अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। इसे भी आर्थिक समीक्षा में बोला गया है और बताया गया है। तो भारत जो है 2070 तक बोला है कि करेगा, जबकि चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब 2060 तक है और तुर्की 2053 तक अपना लक्षित वर्ष रखा है। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, इन सभी ने 2050 तक रखा है। साथ ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना लक्ष्य वर्ष 2050 रखा है। जर्मनी 2045 तक रखा है। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि कैसे होगी देख लेते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2021-22 में जो है आपको 3.0% की दर से वृद्धि हुआ, जबकि 22-23 में 3.5% की दर से वृद्धि होगा। औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में आपको 10.3% की दर से वृद्धि हुआ और 22-23 में 4.1% में वृद्धि होगा। सेवाओं में 8.4% में वृद्धि हुआ था 2021-22 में, जबकि 2022-23 में आपका वृद्धि 9.1% होगा। यह मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र देखते हैं। ये पीआईबी के स्रोत से है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंटेज होगा, हम लोग इसे देखते हैं। संशोधित अनुमान और बजट अनुमान दोनों ही दिया गया है। 2019-20 में जो है आपका राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.7% रहा, जबकि 2020-21 में 9.2%। 2021-22 में आपको राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% जो है आपको संशोधित अनुमान लगाया गया था और 22-23 में जो है आपको बजट अनुमान 6.4% लगाया गया है। इसी तरह इस चार्ट से आपके ढेर सारे प्रश्न बन जाएंगे, इसे पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान क्या रहा है, हम लोग इसे देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान, तो वैक्सीन निर्माण में जो है आपको भारत का पहला स्थान रहा है। 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भी भारत का स्थान पहला रहा है। तो वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान, 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान, दुग्ध उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान रहा है। इन तीनों में भारत का स्थान पहला रहा है। दूसरा स्थान आपको कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान रहा है और मोबाइल फ़ोन निर्माण में आपका दूसरा स्थान रहा। कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान, मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा स्थान, जबकि आपको अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट है आपका फार्मास्यूटिकल फार्मा उद्योग में तीसरा स्थान, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान। यात्री गाड़ियों के निर्माण में कैसा स्थान रहा है भारत का, तो चौथा स्थान रहा। और रेलवे नेटवर्क में भी आपको चौथा स्थान रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का छठा स्थान रहा है, जबकि विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का 7वां स्थान रहा है। मांस में भारत का स्थान आपको 8वां रहा है। मांस के उत्पादन में आपको भारत का स्थान 8वां रहा है। विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां रहा। मांस में 8वां, विश्व व्यापार के सेवा आयात में भारत का स्थान 10वां रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक समीक्षा टू दी पॉइंट को। इसमें जो है 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया आर्थिक समीक्षा को, मेन पॉइंट। आर्थिक समीक्षा 22-23 कुल 12 अध्याय में बांट कर दिया गया। कितने अध्याय में बांट कर दिया गया है, तो कुल 12 अध्याय में बांट कर दिया गया। अध्याय 1 है अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार। अर्थव्यवस्था की स्थिति 22-23 पूर्ण सुधार, यह जो है अध्याय 1 है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर आपको 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का लगाया गया है। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी।
यह जो है शहरी बेरोजगारी दर थी वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान हम लोग देखते हैं कि विभिन्न एजेंसियों ने भारत के विकास का क्या अनुमान लगाया है। एडीबी जो है आपको विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है, मूडी 7%, फिच भी जो है आपको 7% लगाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक 6.9% लगाया है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको 6.8%, RBI भारत का विकास अनुमान 6.8%, SBI भी 6.8% और OECD भी आपको 6.6% अनुमान लगाया है। नोट अब हम लोग इसका देख लेते हैं। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया है। क्रय शक्ति क्षमता PPP, क्रय शक्ति क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं PPP, इसके अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत जो है दुनिया में तीसरा है, जबकि बाजार विनिमय दर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2 हम लोग देखते हैं। अध्याय 2 में भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य दिया गया है, जिसका नाम आपको आशावादी तथा विश्वसनीय रखा गया है। अध्याय 2 दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्ष की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नजर आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन MMP से बुनियादी ढांचा के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और NMP से बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। अध्याय 3 आपका राजकोषीय विकास, जिसे राजस्व सुधार के नाम से दिया गया है। अप्रैल-नवंबर 2022 के अनुसार सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर में दमदार वृद्धि से संभव हुई है। आपका जो है वार्षिक वृद्धि इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में दमदार वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है हम लोगों का चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से सरकार ने कैसी नीति रखी है, तो पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति। इससे होगा क्या, भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण GDP अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो जाएगा। पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगा और आने वाले वर्षों में ऋण GDP अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्याय 4, जिसमें मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष शीर्षक से रखा गया है। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। RBI ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। नेक्स्ट है सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात GNPA घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% पर पहुंच गया है। GNPA कितना घट गया है, 5% पर। भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। नेक्स्ट है भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। अब हम लोग देखते हैं अध्याय 5, कीमतें और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रहा भारत का। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। उन रणनीतियों को हम लोग देखते हैं। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया।
दूसरी रणनीति अपनाई गई, पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। तीसरा काम, कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। और चौथा, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। इन रणनीतियों को अपनाया गया। अध्याय 6 देखते हैं, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक व्यवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। 22-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए। कितने लोग? तो 41.5 करोड़ लोग UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार। वर्ष 2023 से 2027 तक आपको 14,500 से अधिक PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। 2023 से 27 के बीच 14,500 से अधिक PM श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। 6 जनवरी 2023 तक 220 करोड़ से अधिक खुराक दिया गया था। नेक्स्ट है, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया। ई श्रम पोर्टल किसके लिए विकसित किया गया है? तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए, जिसका सत्यापन आधार से होता है। ई श्रम पोर्टल का सत्यापन आधार से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। अध्याय 7 है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया। कब तक? तो 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब तक 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। 2030 तक जो आपको 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। भारत जो है अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक कितना कम करेगा? तो 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने की घोषणा आपको केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। 2047 तक आपको भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक जो है कम से कम
5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। 2030 तक 5 MMT की जो है वार्षिक क्षमता विकसित की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो है अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए और इन्हें मजबूत किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं? तो 12 और उन्हें मजबूत किया जा रहा है। नेक्स्ट है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। जैविक खेती के तहत जो है आपको 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन पर जो है भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है आपका भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग कितना है? तो 7,204 मिलियन टन है। वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1,024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 6.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको 53 टाइगर रिजर्व फैले हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इसमें रहता है। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय T/2 पुरस्कार मिल चुका है। 17 टाइगर रिजर्व को CATS और 2 को अंतर्राष्ट्रीय T/2 पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी जो आपको 674 है और 12,852 तेंदुआ है। एशियाई शेरों की आबादी 674 है। पूरे विश्व के 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अब अध्याय 8 देखते हैं, कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। कितना? तो 315.7 मिलियन टन, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन आपको 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान आपको भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र जो है 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सिर्फ 3.0% की वृद्धि देखी गई। 21-22 में कृषि और उससे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें सिर्फ आपको 3.0% की वृद्धि हुई है। 21-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। यह घोषणा 18-19 के केंद्रीय बजट में की गई कि किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कितना दिया जाएगा? तो 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष जो है 18-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 18-19 के बाद से जो आपको खरीफ, रबी समेत सभी जो 22 फसल हैं उसके लिए MSP दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 2022 तक जो है आपको 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। 3.89 करोड़ पात्र किसानों को कितना किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1998 में किया गया था। भारत में
44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। कितने जैविक किसान हैं? तो 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। कब? तो मार्च 2021 के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो है, पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वर्ष 21-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाजों का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। मोटे अनाज का उत्पादन एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो जुलाई 2021 में। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। नेक्स्ट है, सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए। इसके तहत सरकार जो है अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत हुई थी। कब? तो अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 जो है अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। अब हम लोग अध्याय 9 देखते हैं, उद्योग स्थायी विकास। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने कर दिया। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है? तो वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल्स फार्मा उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी वृद्धि हुई? तो 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया। भारत विश्व के 60% बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। कितना % हिस्सेदारी है? तो 60% है और सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। कब तक? तो 2025 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है।
जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, तो 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह जो है आपको 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र हैं और 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। किसमें, तो मेक इन इंडिया 2.0 में। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया। 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपये का निवेश देखा गया। अब हम लोग अध्याय 10 देखते हैं, सेवाएं शक्ति का स्रोत। वित्त वर्ष 22-23 में जो है आपको सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। 22-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से जो है बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार आपको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। किसके अनुसार, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। भारतीय बीमा बाजार जो है आपको दुनिया में 10वां सबसे बड़ा है। और FDI की सीमा कहाँ से कहाँ बढ़ाई गई, तो 49% से बढ़ाकर 75% कर दी गई है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग अध्याय 11 देखते हैं, वैदेशिक क्षेत्र सतर्क और आशावान। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा। व्यापार निर्यात कितना रहा, 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना रहा, तो आपको व्यापार आयात जो है 551.7 बिलियन डॉलर रहा। व्यापार निर्यात 332.8 और व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह जो है 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। इससे पहले भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEP है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता जो है आपको 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता करने के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों के बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD जो है आपका GDP का 3.3% दर्ज किया गया। चालू खाता घाटा GDP का 3.3%। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष जो है आपको GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कब तक, दिसंबर 2022 के अंत तक। नवंबर 2022 तक भारत जो है दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी
डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण जो है आपको 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट है अध्याय 12 भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89,151 परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 से अगले 5 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किया गया। 2019-20 से अगले 5 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP जो है 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत आपको कब हुई? तो 23 अगस्त 2021 को की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है। कितना सोलर पार्क? तो 16 राज्य में 59 सोलर पार्क, जिसकी कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जो आपको 17.2 लाख गीगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका रहा? तो थर्मल पावर का रहा 59.1%। विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का रहा 59.1%। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा आपको अक्षय ऊर्जा का रहा, कितना? तो 27.5%। और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो मीन्स जल का है 11.7%। इस तीनों के डाटा को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों का निर्माण किया गया। वित्त वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई कितनी है? तो 14,850 किलोमीटर। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई कितनी है? 14,850 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई है। 106 जो है नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिससे देश में राष्ट्रीय जलमार्ग 111 हो गई। नेक्स्ट है 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि। UPI आधारित लेन देन में कितना हुआ? मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि, और मात्रा के संदर्भ में आपको 115% की वृद्धि देखी गई। मूल्य के संदर्भ में 121 और मात्रा के संदर्भ में 111% की वृद्धि UPI आधारित लेन देन में देखा गया। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 44.3% उपभोक्ता जो है ग्रामीण क्षेत्रों से है। कितने हैं टेलीफोन उपभोक्ता की संख्या? 117। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? 84.8% है, जिसमें दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा है 270% और बिहार में सबसे कम है 55.4% है। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। किसमें? तो ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास जो है इंटरनेट कनेक्शन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न संकेतक दिए हुए हैं। NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के लिए और नमूना पंजीकरण
प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए। कुल प्रजनन दर जो है NFHS 5 के अनुसार 2.0, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2.0। शिशु मृत्यु दर IMR जो है 35.2, जबकि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 28 है। वो 2.8 होगा, पता नहीं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 28 ही है। मातृ मृत्यु दर जो है 97 2018-20 के लिए, और नवजात मृत्यु दर NMR जो है आपको 24.9 और 20 है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर जो है अंडर 5 MR मोर्टिलिटी रेट 41.9 और 32 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश को। 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो पहले नंबर पे आपको भारत है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत कितना किया धन प्रेषण प्राप्त करता है? 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता है। मैक्सिको सेकंड नंबर पे है, 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता है। चीन जो है आपको वर्ष 2022 में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण प्राप्तकर्ता की सूची में है। अब हम लोग वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में देखते हैं। भारत में टॉप 3 निवेश करने FDI वाले देश, और भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाले क्षेत्र। तो टॉप 3 निवेश करने वाले देश सिंगापुर, मॉरिशस और UAE हैं, जबकि भारत में टॉप 3 FDI को आकर्षित करने वाला क्षेत्र क्या रहा? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। सेकेंड नंबर पे आपको सेवाएं रहा, और थर्ड नंबर पे व्यापार जो है FDI को आकर्षित करने वाला क्षेत्र रहा। इसके साथ जो है आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 7 हम लोग देखते हैं, भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 सम्मेलन। भारत की अध्यक्षता के तहत जो G20 सम्मेलन कहाँ कहाँ और किस स्थल पे हुआ और किस आयोजन तिथि को हुआ, उसे हम लोग देखते हैं। यह चैप्टर 7 है। पहला सम्मेलन जो है आपका G20 का, दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई कब? तो मार्च 2023 में। आयोजन स्थल उदयपुर राजस्थान था। सेकेंड है आपका G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आपको मार्च 2023 में हुई, और कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में। G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस के अध्यक्ष की पहली बैठक फरवरी 2023 में हुई, स्थान बेंगलुरु में। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 में खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 में खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ, जबकि मॉडल G20 बैठक फरवरी 2023 नई दिल्ली में। मॉडल G20 बैठक आपको फरवरी 2023 नई दिल्ली में। G20 कृषि कार्य समूह प्रतिनिधि की प्रथम बैठक फरवरी 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक फरवरी 2023 लखनऊ में हुआ। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक फरवरी 2023 लखनऊ में हुआ। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु में हुआ। G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु में हुआ। G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक फरवरी 2023 कच्छ के रण गुजरात में हुआ। G20 पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आपको फरवरी 2023 कच्छ के रण गुजरात में हुआ यह बैठक। नेक्स्ट बैठक आपको G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक फरवरी 2023 बेंगलुरु में हुआ। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक आपको फरवरी 2023 में आयोजित किया गया। कहाँ? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आपको फरवरी 2023 में हुआ, स्थान जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक फरवरी 2023 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक फरवरी 2023 में चेन्नई में हुआ, जबकि श्रम एवं रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आपको जनवरी 2023 में जोधपुर राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जनवरी 2023 चंडीगढ़ में हुआ। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जनवरी 2023 पुणे महाराष्ट्र में हुआ।
G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक जनवरी 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कब हुआ? जनवरी 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। G20 वित्तीय समावेशन के लिए पहली वैश्विक साझेदारी मीटिंग जनवरी 2023 कोलकाता में हुआ। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में हुआ था उदयपुर राजस्थान में। G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में उदयपुर राजस्थान में हुआ था। इसी के साथ आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको पिछले वर्ष के पूछे गए प्रश्नों का है, जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।